और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात गंगा की गोद में धरती पुत्र। आज विधि विधान के साथ अखिलेश यादव ने हरिद्वार में नेताजी की अस्थियों का विसर्जन किया और इस दौरान पूरा परिवार एक साथ नजर आया। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव समेत पूरे परिवार के करीब 20 से ज्यादा लोग अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो परिवार अस्थि विसर्जन के वक्त एक साथ था वो आगे भी क्या एकजुट रहेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव एक साथ आएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब तक जिए अपने पूरे परिवार को एकजुट करके चले और अब ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधों पर है। मुलायम सिंह जी नाम निमित्त रावत गोत्र नाम निमित्त प्रेतत्व प्रेतोनि मुक्तार्थम सद्गति प्राप्ति अर्थम उत्तम लोक कामना। गंगा की गोद में धरती पुत्र। हरिद्वार में विसर्जित हुई नेताजी की अस्थियां, अखिलेश ने किया कर्मकांड। रावत गोत्र नाम निमित्त प्रेतत्व प्रेतोनि मुक्तार्थम सद्गति प्राप्ति अर्थम उत्तम लोक कामना अर्थम निमित्त सकल। वो 10 अक्टूबर की तारीख थी जब समाजवाद के एक युग का अंत हुआ था। और अब समाजवाद का वो योद्धा गंगा की गोद में सवार होकर एक नए सफर पर चला गया। सोमवार को अखिलेश यादव पूरे परिवार के साथ मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे, जहां मंत्रोच्चारण के बीच नमामि गंगे घाट पर मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित किया गया। इस दौरान अखिलेश यादव और उनके पूरे परिवार ने गंगा में डुबकी भी लगाई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अस्थि विसर्जन में अगर बात करें तो पूरा यादव परिवार एक साथ नजर आ रहा है। सैफई से अगर बात करें तो चाचा अखिलेश के साथ पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिला करके हरिद्वार के चंडी घाट पे पहुंचे। शिवपाल सिंह यादव हो, प्रोफेसर रामगोपाल हो, डिम्पल हो, या फिर अगर बात करें तो परिवार के जो तमाम सारे नौजवान युवा हैं जिनमें आदित्य यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, सभी अखिलेश के साथ मौजूद रहे। अस्थियां विसर्जित करने से पहले गंगा के घाट पर श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संत और पुरोहितों के अलावा भाजपा और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। वहीं अस्थियां विसर्जन के मौके पर पूरा परिवार एक साथ नजर आया। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, अभय राम यादव और अखिलेश के बेटे अर्जुन यादव से लेकर परिवार के करीब 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की नजदीकी भी देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने प्राइवेट जेट की एक तस्वीर ट्वीट की थी, जिसमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जबकि डिम्पल यादव भी एक साथ मौजूद थे। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से सैफई से निकलते वक्त अखिलेश यादव ने और इसके साथ साथ अगर बात करें डिम्पल यादव ने तस्वीरें जो साझा की है चाचा शिवपाल के साथ, वो कई मायने प्रस्तुत करती है, क्योंकि जिस तरीके से सैफई से निकल के समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश यादव की फोटो ट्वीट हुई, वो अपने आप में बहुत कुछ संदेश देती है। अब देखना ये होगा कि क्या नेताजी मुलायम सिंह के निधन के बाद पूरा परिवार एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश में पार्टी को आगे ले जाने का काम करता है, या फिर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में रार देखने को मिली थी, कुछ वैसा देखने को मिलेगा। लेकिन जब से नेताजी का निधन हुआ है, उनके गांव सैफई में शोक है। जब अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की अस्थियां लेकर हरिद्वार जा रहे थे, तब सैफई के लोगों ने अलविदा नेताजी, नेताजी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा जैसे नारे लगाकर उनको विदाई दी। अब 21 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आत्मा की शांति के लिए सैफई में शांति हवन कार्यक्रम होगा। इस दिन ब्राह्मण भोज भी होगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी व्यक्ति के निधन की 13 दिन बाद 13वीं रखी जाती है, लेकिन सैफई की परंपरा अलग है, जिसके चलते मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं होगी।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेताजी के जाने के बाद क्या समाजवादी परिवार फिर से एक होगा, क्योंकि शिवपाल लगातार अखिलेश यादव को शांति संदेश दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से अभी तक कोई बयान या इशारा नहीं आया। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए जब अखिलेश और शिवपाल साथ साथ नजर आए, लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी के राजनीतिक भविष्य का है कि अखिलेश यादव पूरे परिवार को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि जब तक मुलायम सिंह यादव जिए वो अपने परिवार को साथ लेकर चले और अब परिवार को साथ रखने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुलायम के मैनपुरी पर केशव के सुदर्शन की, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई है, जिस पर अब भाजपा ने कमल खिलाने की बात कह दी है। भाजपा का दावा है कि जिस तरह से उसने आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत हासिल की, ठीक उसी तरह अब वो मैनपुरी में कमल खिलाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुलायम के मैनपुरी में भाजपा कमल खिला पाना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वो सीट है जहां से मुलायम की 3 पीढ़ियां संसद पहुंची हैं और मुलायम यहां से अजय योद्धा रहे हैं। मुलायम के मैनपुरी पर केशव का सुदर्शन। मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर बताएं। या सपा के गढ़ में भाजपा लहराएगी परचम। निश्चित रूप से मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली, भाजपा ने बजाई बिगुल की ताली। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर सूबे की राजनीति गरमाने लगी है, क्योंकि नेताजी के निधन के एक हफ्ते बाद ही भाजपा ने मैनपुरी में कमल खिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी में उपचुनाव होगा, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इटावा में बड़ा बयान दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेताजी के सम्मान के चलते भाजपा ने कभी मैनपुरी में तगड़ा प्रचार नहीं किया, लेकिन अब जब वो नहीं है तो भाजपा का अगला मिशन मैनपुरी है। नेताजी के प्रति हम सब का बहुत सम्मान है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी उनका कितना सम्मान करते हैं कि उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने ना तो वह 2014 में गए थे और ना 2019 में गए थे, लेकिन यह दुखद निधन हुआ है। आज वैसे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैनपुरी में भी कमल खिलेगा, यह जरूर मैं कहूँगा। हालांकि मैनपुरी में कमल खिलाने की बात करने वाले केशव प्रसाद मौर्य अकेले नहीं हैं। उनसे पहले भाजपा सांसद अनिल जैन भी मैनपुरी में जीत का दावा कर चुके हैं। निश्चित रूप से मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं पिछले विधानसभा चुनाव में मेरे पास ये मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, इधर जो 4-5 सीटें लोकसभा की मेरे पास थी। मैंने देखा है वहाँ मैनपुरी में हर 5 विधानसभा में मैं गया हूँ और 5 विधानसभा में जिस प्रकार का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित विजय हासिल करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मैनपुरी को मुलायम सिंह यादव के जीते जी कोई जीत नहीं पाया, जो सीट समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद से ही यादवों का विजय तिलक करती रही, क्या उस सीट पर भाजपा के लिए कमल खिलाना आसान होगा? जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इटावा पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैनपुरी में जब उपचुनाव होंगे तो वहां भी कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के सम्मान में बीजेपी ना 14 में ना 2019 में वहां प्रचार के लिए गई, लेकिन उपचुनाव जब होंगे तो मैनपुरी में बीजेपी चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी साफ तौर पर कहा है कि मैनपुरी में जब लोकसभा के उपचुनाव होंगे तो बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। भले ही भाजपा मैनपुरी को लेकर रामपुर और आजमगढ़ की दुहाई दी, भले ही उसे लग रहा हो कि जिस तरह उसने इन दोनों किलों को जीता मैनपुरी भी जीत लेंगे, लेकिन मैनपुरी वो किला है जहां से मुलायम परिवार की 3-3 पीढ़ियां संसद की चौखट पर पहुंचती आई हैं। 1996 में पहली बार मुलायम सिंह यादव यहीं से सांसद बने। मुलायम के बाद 1998 और 1999 में 2 बार चौधरी बलराम सिंह यादव सांसद बने। इसके बाद 2004 में मुलायम सिंह यादव
फिर से सांसद बने, लेकिन जब मुलायम ने इस्तीफा दिया तो उनके बाद उनके भतीजे धर्मेंद्र यादव मैनपुरी से सांसद बन गए। उसके बाद फिर मुलायम 2009 और 2014 में मैनपुरी से ही सांसद बने और जब 2014 में मुलायम ने मैनपुरी से इस्तीफा दिया तो उनके पोते तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ा और फिर मुलायम परिवार की तीसरी पीढ़ी मैनपुरी से संसद पहुंच गई। 2019 में मैनपुरी की सीट फिर से मुलायम सिंह यादव के खाते में गई। मुलायम मैनपुरी के अजय योद्धा रहे हैं। न मुलायम मैनपुरी को छोड़ पाए, न मैनपुरी ने मुलायम को छोड़ा, क्योंकि 2 बार उन्होंने मैनपुरी सीट से इस्तीफा दिया, लेकिन जब बात चुनाव लड़ने की आई, मुलायम ने सिर्फ मैनपुरी को चुना। अब सवाल इस बात का है कि मुलायम के बाद मैनपुरी का नेता कौन होगा? क्या भाजपा नेताजी के इस अवैध किले को ढहा पाएगी या फिर अखिलेश अपने पिता की इस विरासत को बचाने में सफल होंगे? क्योंकि अब मैनपुरी 24 की चुनावी जंग का लिटमस टेस्ट बन गया है, जिसे जो भी पास करेगा वही बनेगा मैनपुरी का नेताजी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शफीकुर रहमान बर्क के उस तर्क की जिसको लेकर सूबे की राजनीति गर्म है, क्योंकि कल भाजपा ने मुस्लिमों को अपने पाले में लाने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन किया था, जिसका मकसद सपा के मुस्लिम वोट में सेंधमारी 2024 में सपा का खेल खराब करना था। लेकिन जब बर्क से इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जो मुसलमान बिका हुआ या डरा हुआ होगा वही भाजपा के साथ जाएगा। बिका और डरा मुसलमान, बर्क के बयान पर घमासान। जो वाकई मुसलमान है उसका झुकाव तो होगा ही। जो मुसलमानों के साथ उन्हें नफरत है। भाजपा की अल्पसंख्यक कार्ड ने मचाई समाजवादी पार्टी में खलबल। असल में जो शफीकुर रहमान बर्क हैं वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का हक है? और अगर मुसलमान सपा को छोड़कर भाजपा के साथ जाएगा तो वो डरा हुआ और बिका हुआ होगा? ये तमाम सवाल सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के उन तर्क के बाद खड़ा हो गया है जो उन्होंने भाजपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन को लेकर दिया है, क्योंकि बर्क को लगता है कि जो भी भाजपा के साथ जाएगा वो मुस्लिम या तो डरा हुआ होगा या फिर बिका हुआ। मुसलमानों से नफरत की जा रही, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर पूरे देश को बांटा जा रहा है और पूरे देश को के माहौल को खराब किया जा रहा है। तो इसलिए ये आज उनकी जो दुहाई दे रहे हैं, उनका जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं, समझ गए जी, जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं या डरे हुए मुसलमान हैं, वो उनके सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार को राजधानी लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में भाजपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए अल्पसंख्यक सम्मेलन किया था, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक समेत कई मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हुए थे। लेकिन जो बात शफीकुर रहमान बर्क ने कही उससे राजनीति गर्मा गई है। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने साफ तौर पर कहा है कि जो डरा और बिका हुआ मुसलमान है वही इस सम्मेलन में जाएगा, लेकिन बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करेगा। शफीकुर रहमान बर्क ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के राज में मुसलमानों को सताया गया है और इसीलिए मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए इसे शफीकुर रहमान बर्क की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स करार दिया। असल में जो शफीकुर रहमान बर्क हैं वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं और एक मजहब के खिलाफ बोलना और देश के माहौल को ख़राब करना लगातार उन्होंने अपनी नीति बना लिया है। आदमी जब दुनिया में आता है तो सम्मान के साथ उसको जीना चाहिए। वो अपना सम्मान सभी समाज के बीच खो चुके हैं केवल अपने बोलने के कारण। बिल्कुल गलत आपका ये बयान है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि आइए आप बीजेपी में आके देखिए कि बीजेपी मुसलमानों का कितनी सम्मान कर रही है, इज्जत दे रही है, सहारा दे रही, रहने के लिए मकान दे रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है, इससे आप समझ लीजिए ये साबित होता है कि वो कितना डर गए हैं। डर उनके अंदर दिखाई दे रहा है कि जिसके दम पे इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए डरा के मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, अब वो राजनीतिक दुकान बंद होने की कगार पे आ गई है। कई बार कुछ लोग बयान इस तरह से देते हैं कि मीडिया की लाइमलाइट में रहे, लोगों की लाइमलाइट में रहे, और यहाँ योगी जी की सरकार है, वो संभल के बोल लें, अपनी सीमाएं पार ना करें।
ये पूरी लड़ाई 16% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सपा के लिए वोट करता है। 2022 में करीब 79% मुसलमानों ने सपा को वोट दी, जिसके दम पर सपा पहली बार 32% वोट तक पहुंची। लेकिन इस बार 8% मुस्लिमों का वोट भाजपा को भी मिला। इसी वोट से भाजपा में एक उम्मीद जगी है। भाजपा की कोशिश मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर न सिर्फ सपा का खेल खराब करने की है, बल्कि अपने मिशन 80 को पूरा करने की भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान सपा को छोड़कर भाजपा के लिए दरी बिछाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कांग्रेस का कमांडर संग्राम क्या गांधी परिवार से मुक्त होगी कमान? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग हुई। देश के 9,300 डेलीगेट्स ने वोट डाले। अब शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। 19 तारीख को पता चलेगा कि कौन कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनेगा। लेकिन जो बात हमने शुरू में कही वो सबसे बड़ी है कि क्या कांग्रेस के अध्यक्ष को फ्री हैंड मिलेगा? कांग्रेस में अध्यक्ष पद की फाइट थरूर और मल्लिकार्जुन में किसका भौकाल टाइट? Very confident, but of course this is an election in the hands of 9,000 party workers around the country, and my fate and the future of the Congress party is in their hands. I'm sure that whatever judgment they exercise will be in the best interest. 22 साल बाद हुआ अध्यक्ष पद का चुनाव, फैसले से पहले ही तनाव। देश की सबसे पुरानी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? इस सवाल इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि 137 साल के इतिहास में ये छठी बार है जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ है। अब शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में से वो कौन होगा जो कांग्रेस की कमान संभालेगा? क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार की किस्मत अब बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। अब इंतजार है 19 अक्टूबर की तारीख का, जब दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में इन वोटों की गिनती होगी और फिर पता चलेगा कि कांग्रेस का अगला मुखिया कौन होगा। पिछले 24 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का जो दायित्व था वो गांधी परिवार के पास ही था। पहले सोनिया गांधी लगातार अध्यक्ष रही, फिर 2017 से लेकर के 2019 तक राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उसके बाद एक बार फिर से सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। पहली मर्तबा पिछले 24 सालों में ऐसा होगा कि गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जिसके लिए आज चुनावी प्रक्रिया पूरी हो गई है और इसकी मतगणना 19 अक्टूबर को होगी। लेकिन सोमवार को पूरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल रही। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेसी नेताओं ने और करीब 9300 डेलीगेट्स ने अध्यक्ष पद के लिए वोट किया, जिसके लिए देश भर में 36 मतदान केंद्र और 67 बूथ बनाए गए थे। बाहर से है लेकिन कांग्रेस का है, हम लोग को मतलब पार्टी से है, कांग्रेस से है। और जो है सबसे अच्छी बात है कि सारे लोग यहाँ पे हैं, सबको चुनने का मौका मिला है और सारे लोग अपनी सहभागिता कर रहे हैं। हम लोग के लिए उत्साह का जो है दिन है। ये इस बिल्डिंग में जो आज हो रहा है, ये आंतरिक लोकतंत्र, देश की सबसे बड़ी पार्टी का ये आपके सामने नज़ारा है कि इसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है और ये देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। और जिस तरीके से अनर्गल आरोप हम पर गढ़े जाते रहे हैं जो गैर कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का आज आपको नजर आ रहा है कि किस उत्साह के साथ लोग भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि नतीजा आने से पहले ही कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का दावा कर दिया है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहीं जिंदा है तो वो कांग्रेस में। क्या भाजपा में आप ये दृश्य देख सकते हैं अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय? तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यहाँ जो चुनाव हुआ वो बहुत ही मित्रतापूर्ण वातावरण में लोकतांत्रिक ढंग से हुआ। इसी से साफ है कि कोई कंप्लेन नहीं है। 90% मतदान हुआ। वो सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो डर गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी को जन समर्थन मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, कश्मीर से लेकर के अभी तक वो जहाँ तक आंध्र प्रदेश तक पहुँचे हैं, जिस तरह का समर्थन मिला है, अपार जन समर्थन मिला है, हर वर्ग का, हर जात का, हर समुदाय का समर्थन मिला है। लेकिन जो भी ये चुनाव जीतेगा उसके लिए अध्यक्ष पद का ताज कांटों भरा होगा, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सत्ता तय होती है उस यूपी में कांग्रेस पिछले 33 साल से
सत्ता से बाहर है। वहीं हिंदी बेल्ट में कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती जा रही। पार्टी के पुराने दिग्गज नेता या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या छोड़ने की तैयारी में हैं। वहीं एक सवाल ये भी है कि जो अध्यक्ष बनेगा क्या उसे फ्री हैंड मिलेगा या फिर बिना अध्यक्ष बने ही कांग्रेस में राहुल गांधी का कद सबसे बड़ा होगा। क्योंकि सच तो यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद शुरू से ही गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। पिछले 22 साल से चुनाव नहीं हुआ और अब जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने के लिए मना कर दिया तब जाकर चुनाव हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।